अब हम लोग फ्रांस की राज्य क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, और वो है फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। व्हाई रिवॉल्यूशन हैपेंड इन फ्रांस। वहीं पर ब्रोकआउट क्यों हुआ फ्रांस की क्रांति, इस पर हम लोग बात करेंगे। एक प्रश्न जो आपका बनता है, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, व्हाई द रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन फ्रांस, इस पर बात करेंगे। इसको दूसरी तरह से भी पूछते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न है, क्या फ्रांस में क्रांति अपरिहार्य थी? क्या फ्रांस में क्रांति अपरिहार्य थी? वाज रिवॉल्यूशन इनइविटेबल इन फ्रांस? इनइविटेबल इन फ्रांस, क्या फ्रांस में क्रांति अपरिहार्य थी? तो कौन कौन से बिंदु बनेंगे आपको इसको समझने में और अपना आंसर राइटिंग में उसको देखना है। अब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, सबसे पहले ऐसे ही प्रश्न आपने देखा होगा, कई जगह हमने लिया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई? पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों हुआ? ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर फ्रांस में ही ये क्रांति सबसे पहले क्यों हुई, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से बिंदु आएंगे उनको देखिए। अब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, ये प्रश्न इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फ्रांस की जो स्थिति है उस समय 18वीं शताब्दी में 1789 में यह रिवॉल्यूशन होता है। और उस समय अगर पूरे यूरोप को आप देखें, आप ऑस्ट्रिया को देखें, प्रशा को देखें, स्पेन को देखें, रूस को देखें, तो वहां के लोगों की स्थिति तो और ज्यादा दयनीय, और भी जो राज्य हैं यूरोप के सबकी स्थिति तो और ज्यादा दयनीय है। शोषण, अन्याय, अनीति, अत्याचार तो वहां और ज्यादा विद्यमान है। आश्चर्य का विषय यह है कि क्रांति फ्रांस में ही हुई, तो फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, स्वाभाविक सा प्रश्न बनेगा। और ये क्या क्रांति अपरिहार्य थी फ्रांस में? तो किन किन बिंदुओं को आप लेंगे, आप बताएंगे कि कैसे ये अपरिहार्य हो गई फ्रांस में, फ्रांस में ही क्यों हुई है, कौन कौन से बिंदु आप बनाएंगे उनको समझिए। जैसे आप एक बिंदु बनाएंगे, फ्रांसीसी राष्ट्र की राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ फ्रेंच नेशन, फ्रांसीसी राष्ट्र की राजनीतिक एकता। जैसे हमने कहा, अगर पूरे यूरोप को आप देखें, सामंतवादी व्यवस्था है, यानी एक बड़ा सा राज्य है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, सामंतों के अधीन है। बड़ी सामंत तो राजा की तरह व्यवहार करते हैं, अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने सिक्के हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, और वो राजा से भी प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। कई सामंत आपस में गठजोड़ करके राजा को चुनौती देते रहते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन फ्रांस में थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए आपको दिमाग में ये बात रखना है कि कुछ तो फ्रांस में रहा ही होगा, और इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई। तो वो क्या था फ्रांस में? कुछ तो इंग्लैंड में रहा ही होगा औद्योगिक क्रांति के लिए, और वो क्या बातें हैं जो अन्य देशों में नहीं है। फ्रांस में ऐसी क्या बातें हैं जो अन्य देशों में नहीं है, इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई। तो फ्रांस में राजनीतिक एकता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में यद्यपि वहां निरंकुश तंत्र था, लेकिन बहुत सारे सुधार उन्होंने किए थे। सामंतों के अधिकारों को कम किया गया था, कुलीनों के अधिकारों को पहले की तुलना में, अन्य देशों की तुलना में कम किया गया था। तो एक प्रकार से प्रशासनिक एकता अपेक्षाकृत ज्यादा थी। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में यहां पर राजनीतिक एकता ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही फ्रांस में वर्साय पर कब्जा होता है, बास्तिल का पतन होता है, क्रांति पूर्ण हो जाती है, पूरे के पूरे फ्रांस पर वो एक प्रकार का नियंत्रण हो जाता है, पूरे फ्रांस में नियंत्रण हो जाता है,
क्रांतिकारियों का। तो पहला पॉइंट तो ये बनाएंगे, इस प्रकार का राष्ट्रीय राज्य अभी यूरोप में नहीं है। दूसरा पॉइंट आप ये बताएंगे, स्वतंत्र एवं समृद्ध कृषक वर्ग। क्रांति होने के लिए गरीबी का होना, शोषण का होना, अन्याय का होना ये जरूरी नहीं है। आप देखेंगे आगे कि अभी हम बात करेंगे जागरूक शिक्षित वर्ग की बात करेंगे, यहां पर है तमाम बातें और करेंगे आपसे। यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखना है कि क्रांति के लिए जरूरी ये है कि जनता जो है उसको एहसास हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहां पर आप शब्द देखिए, स्वतंत्र एवं समृद्ध कृषक वर्ग। तो क्रांति क्यों हुई? अन्य देशों में किसानों की स्थिति अभी भी अर्धदास या दास के समान है। यहां के ज्यादातर किसान समृद्ध हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन अब जब वो आगे विकास करना चाहते हैं, ज्यादा भूमि लेना चाहते हैं, ले नहीं सकते, अधिकार नहीं है। जो भी कमाते हैं टैक्स देते हैं, राज्य को देते हैं, चर्च को देते हैं, सामंत को देते हैं। तो ये जो स्वतंत्र एवं समृद्ध कृषक वर्ग है, इनकी आकांक्षाएं ज्यादा हैं और इनको ये एहसास हो रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ असमानता की नीति का पालन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है हमारा, ऐसा इनको एहसास हो जाता है। तो दूसरी बात आप ये लिखेंगे। तीसरी बात आप ये बताएंगे कि आप इसको उठा सकते हैं, वर्ग वैमनस्यता की चरम स्थिति, पीक ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, कि उस समय वहां पर 3 स्टेट हैं। प्रथम स्टेट में आपका पादरी वर्ग आ जाता है, दूसरी स्टेट में आपका सामंत कुलीन वर्ग आ जाता है और तीसरे स्टेट में आपके सर्वसाधारण वर्ग आ जाते हैं, जिसमें मध्य वर्ग भी शामिल है। इनके मध्य जो है वो बहुत वैमनस्यता का भाव है। साधारण वर्ग ये सोचता है कि हमारे कष्टों का कारण पादरी वर्ग है, हमारे कष्टों का कारण सामंत वर्ग है, और पादरी और सामंतों में भी जो छोटे पादरी हैं, छोटे सामंत हैं, उनमें भी नाराजगी है। वो अपने जो बड़ी पादरी पदों पे बैठे हुए हैं, सामंत जो बड़े सामंत हैं, उनके प्रति भी असंतोष है। ये जो वर्ग है, ऊंचे पादरी, बड़ी सामंत, ये वर्षाय के महल में भोग विलास में व्यस्त हैं। पूरे के पूरे प्रशासन तंत्र पर इनका नियंत्रण है, भ्रष्टाचार विद्यमान है। तो ये जो एक वर्ग हो जाता है, 2 तरह का वर्ग हो जाता है। एक को सुविधा बहुत सारे प्राप्त है जन्म से ही, और दूसरा सुविधा विहीन वर्ग है। तो ये जो वर्ग वैमनस्यता की स्थिति है, ये फ्रांस में विद्यमान थी और इस प्रकार की स्थिति यूरोप के अन्य देशों में नहीं है। पहले ही हमने कहा है, ऐसे पॉइंट आपको निकालने हैं कि जो फ्रांस में तो है, अन्य देशों में नहीं है, इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई। इसके बाद आप प्रबुद्ध निरंकुशता का अभाव, लैक ऑफ इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, लैक ऑफ इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। अब इसको थोड़ा सा समझना है। यूरोप में 16वीं 17वीं शताब्दी में एक नई व्यवस्था आ रही है, प्रबुद्ध निरंकुशवाद आ रहा है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो सिस्टम है वो निरंकुश तो है, राजा है वो सर्वोपरि तो है, उसकी बात, उसके द्वारा कही गई बात वो अंतिम है, लेकिन वह प्रबुद्ध है, इनलाइटेंड है। इसका अर्थ ये है कि जनता में जैसे पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो उनकी आकांक्षाएं आ रही हैं, नए विचार आ रहे हैं, उनको अब शासक समझ रहे हैं और जनता की भावनाओं को, जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को वो अपनी नीतियों में जगह दे रहे हैं। इसलिए जनता में असंतोष बहुत उभर कर नहीं आ पाता, यहां पर उसका अभाव है। लुई 16वां कहता है कि जो मैं मानता हूं बस वही कानूनी बात है, वही कानून है। लुई 14वां, लुई 15वां सभी निरंकुश तंत्र के प्रतीक थे और ये जनता की जो भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन पर कोई बल नहीं है। फ्रांस में भी यदि प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र होता तो शायद फ्रांस में क्रांति को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्रांति यहां अवश्यंभावी हो गई। आगे आप देखिए, जागरूक शिक्षित मध्य वर्ग। अगला पॉइंट जो आप बनाएंगे वो है जागरूक शिक्षित मध्य वर्ग। कॉन्शियस एडुकेटेड
मिडिल क्लास। अब मध्य वर्ग तो यूरोप के सभी समाज में था, लेकिन यहां पर एक शब्द है जागरूक। फ्रांस का जो मध्य वर्ग है वो शिक्षित है, वो सुसंस्कृत है, वेल कल्चर्ड है, और सबसे बड़ी बात तो धनी है। कुलीनों से कम पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है, सुविधाएं नहीं है। लेटेस्ट द कैचे, इनके खिलाफ वारंट कभी भी जारी हो सकता है, तो ये इससे दुखी हैं। इनका कहना है कि सभी प्रकार के कर तो हम लोग देते हैं, टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो रही है। जिनको हम टैक्स दे रहे हैं, जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, तो इनके मन में असंतोष है। इनको ये जागरूक भी है, शिक्षित भी है, धनाढ्य भी है, और सबसे बड़ी बात है इनके प्रति जो असमानता विद्यमान है उससे ये असंतुष्ट है, इस बात के लिए जागरूक है। जो दार्शनिक वर्ग की चर्चा अभी हमने किया है, दार्शनिक वर्ग जागरूक कर रहा है, शिक्षित वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, मध्य वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, व्यवसायी हैं, ये सारा का सारा इसी में शामिल हो जाएगा। लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं, सब इसी में शामिल हो गए। तो ये जो शिक्षित वर्ग है, मध्य वर्ग जागरूक है, ये फ्रांस की क्रांति को अपरिहार्य बना देता है। ये अपने प्रति हो रहे असमानता की पीड़ा को भली भांति समझ रहे थे। इसीलिए फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता पर बहुत बल नहीं है, समानता पर बहुत बल है। वहां की नारा आपने देखा फ्रांस की क्रांति में, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो यहां समानता पर बहुत बल है। अगला पॉइंट जो आप लेंगे, दार्शनिक वर्ग की उपस्थिति, ये बहुत निर्णायक हो जाता है। फिलोसोफर्स प्रेजेंस। ज्यादातर जो दार्शनिक हैं यूरोप में, उनका संबंध फ्रांस से है या उनका कार्यक्षेत्र फ्रांस है। आपने मॉन्टेस्क्यू देखा, रूसो देखा, वोल्टेयर देखा, दिदरो, बहुत सारे जो दार्शनिक हुए, फिजियोक्रेट्स हुए, उनका संबंध, दार्शनिक वर्ग जो है उनका संबंध फ्रांस से है। अ रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय रेनेसां। क्रांति के पहले विचारों की क्रांति होना आवश्यक है। तो ये वर्ग क्या कर रहा था कि जो पुरातन व्यवस्था में विद्यमान विसंगतियां हैं उनको जनता के सामने रख रहा था, और प्रगतिशील विचारों को भी जनता के सामने रख रहा है। कैसे वहां संवैधानिक राजतंत्र इंग्लैंड में बता रहे हैं मॉन्टेस्क्यू, कैसे जनतंत्र आना चाहिए बता रहे हैं रूसो, कैसे प्रबुद्ध निरंकुशवाद प्रशा में है बता रहे हैं वोल्टेयर। इस प्रकार की बात, वहां की जो व्यवस्था है उसकी निंदा हो रही है। न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी निंदा की जा रही इन लेखकों के द्वारा, दिदरों के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, जनता में क्रांति को लेकर के एक भाव पैदा हो जाता, बदलाव को लेकर एक भाव पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार का दार्शनिक वर्ग अन्य यूरोपीय समाज में उपस्थित नहीं था। इसके बाद जो आपका पॉइंट बनेगा, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। कार्लो में आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस ने सहायता की है। सप्तवर्षीय युद्ध का जो आघात लगा था फ्रांस पर, उसका बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों की खुलकर सहायता की, आर्थिक सहायता की, सैनिक सहायता की। तो ये जो इस प्रकार का जो प्रभाव हुआ है अमेरिका की क्रांति का फ्रांस पर, वो अन्य देशों में नहीं है। कारण क्या है, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो सैनिक वहां गए, जब वहां से लौटे तो क्रांति के विचारों को लेकर लौटे, स्वतंत्रता के विचार को लेकर लौटे, जो अमेरिकी उपनिवेशों में बहुत विद्यमान था। समानता के विचार को लेकर लौटे जो फ्रांस के सैनिक हैं। लफायेत नाम तो मैंने चर्चा किया है क्लास में आपसे। लफायेत ने तो पूरा नेतृत्व किया, यानी जो सैनिक गए उन्होंने फ्रांस की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आर्थिक सहायता। अब फ्रांस तो पहले से वित्तीय संकट में है, कोई नियम तो था नहीं, कोई बजट तो बनता नहीं था कि ये आमदनी ये खर्चे हैं। यहाँ खर्चे पहले हैं, खर्चे होने के बाद आमदनी के बारे में बात की जाएगी, और इसीलिए आर्थिक संकट बहुत गहरा हो जाता है। जो फ्रांस में विद्यमान वित्तीय संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो बहुत गहरा हो जाता है। और आगे देखेंगे
यही पॉइंट आगे भी है, गंभीर आर्थिक संकट। वहां जो गंभीर आर्थिक संकट विद्यमान है उसको ये और गहरा कर देता है। लुई 14वें के समय से ही समस्याएं थी। 15वें के समय में ये समस्या और गंभीर हो जाती है। लुई 15वां कहता है मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, तो संभवतः वो आने वाले संकट को भांप चुका था। और फ्रांस की जो भूमिका है अमेरिकी क्रांति में, अत्यधिक खर्चा वहां पर जो हुआ है उसका प्रभाव वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस पर और बढ़ जाता है। फ्रांस का राज्य दिवालिया हो जाता है, घोर आर्थिक संकट विद्यमान हो जाता है। इस घोर आर्थिक संकट से निपटने के लिए दो ही उपाय थे। एक तो करों का बोझ बढ़ा दो जनता पर, सामंतों पर लगा दो, किलूनों पर लगा दो, और दूसरा ये था आप ऋण ले ले, लोन ले ले। अब इसके लिए सहमति चाहिए थी लुई 16वां को, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। और आपने देखा स्टेट्स जनरल की बैठक जो 5 मई को बुलाई गई थी, उसके बाद घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हुई कि फ्रांस में राज्य क्रांति संपादित हो जाती है। 14 जुलाई 1789 का बास्तिल का पतन हो जाता है और ये क्रांति संपन्न हो जाती है। इन पॉइंट्स के साथ साथ एक पॉइंट और आपको लिखना है, लुई 16वां की अक्षमता, उसकी जो अयोग्यता है। लेखकगण लिखते हैं कि ये बुद्धिहीन व्यक्ति था, ये सुनता सबकी था लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि इस पर दरबारियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और इसकी जो रानी मेरी अंतोइनेट है, जो बहुत ही हठी, बहुत ही विलासी, दंभी, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो रानी के प्रभाव के कारण, दरबारियों के प्रभाव के कारण, जो इनके फिजियोक्रेट्स थे, क्वेस्ने, नेकर, तुर्जो, उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर ये अमल नहीं कर पाते। तो इनकी अयोग्यता, इनकी अक्षमता ने संकट को बहुत गहरा बना दिया और फ्रांस में क्रांति संपादित हो गई। तो फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, कुछ ऐसी बातें आपको लिखनी है जो फ्रांस में है, अन्य यूरोपीय देशों में नहीं है। कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको आपको नोट कर लेना है और आप बताएंगे इसी वजह से फ्रांस में क्रांति अपरिहार्य हो गई। फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें जो विसंगतियां थी, उनका जो समाधान नहीं निकल पाया, तो वहां की क्रांति अपरिहार्य हो जाती है, उसको टाला नहीं जा सकता।